Good morning all of students. I will teach you geography subject of class 7. पिछले वीडियो में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, तो आज आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ा रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। फर्स्ट ट्रोपोस्फीयर, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसी वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है, ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही होती है। और इसमें बताया है कि ट्रोपोस्फीयर का एवरेज हाइट 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर हाई ऑन द इक्वेटर एंड 7 to 10 किलोमीटर ऑन द पोल्स। वर्ड ट्रोपोस्फीयर लिटरल मीन्स होता है जोन या रीजन ऑफ मिक्सिंग का क्षेत्र या जोन। और यही ट्रोपोस्फीयर है जहाँ सभी मंडल में मौजूद वायु में हम लोग सांस लेते हैं। और मौसम की जितनी भी सारी घटनाएं हैं सब ट्रोपोस्फीयर से होती है, जैसे कि रेनफॉल हो, हेलस्टॉर्म्स हो, क्लाउड थंडर हो, लाइटनिंग हो। और यहीं पर जो है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ मौजूद हैं। दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, 50 किलोमीटर तक। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करते हैं। The height of 15 to 30 kilometer which act as a filter है for harmful ultraviolet ray, पराबैंगनी किरणों, हार्मफुल पराबैंगनी किरणों को रोकती है ये परत। थर्ड है मेसोस्फीयर, जिसको कहते हैं हिंदी में मध्य मंडल। तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर यह फैला हुआ है 15 to 80 किलोमीटर। और तापमान घटते जाता है जब ये हाइट बढ़ता है। तो यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बिकम्स -80 डिग्री सेल्सियस। तो दिस लिमिट इज कॉल्ड मेसोपॉज। मेटेराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं। थर्ड है थर्मोस्फीयर, बाह्यमंडल। बाह्यमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, आयोनोस्फीयर। यह 80 से 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। थर्मोस्फीयर को 2 लेयर्स में डिवाइड किया, आयोनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। आयोनोस्फीयर के बारे में बता रहा है कि यह जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। दिया है इसमें कि दीज आर नंबर ऑफ आयोनिक लेयर्स, लाइक जैसे डी लेयर, ये रिफ्लेक्ट करता है सिग्नल्स को, लो फ्रिक्वेंसी को, रेडियो वेव्स को, और ऑब्जर्व करता है मीडियम सिग्नल्स
और हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स। एक ई लेयर है, रिफ्लेक्ट करता है मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को और बैक टू द अर्थ, पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। एफ लेयर में बताया एफ एंड F2 का कॉन्सिस्ट है, मिला हुआ है, जो आर कलेक्टिवली कॉल्ड एप्लेटन लेयर कहलाता है। यह रिफ्लेक्ट करता है हाई एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी को, रेडियो वेव्स को, और बैक टू द अर्थ। एक्सोस्फीयर जिसको कहते हैं बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। And there is very little knowledge about the atmosphere extending beyond 640 kilometer height from the sea level, and the density becomes extremely low and the atmosphere assembly a nebula because it is highly rarefied। तो बाहरी ये बता रहा है बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सबसे हल्की गैसें है, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ये समुद्र के लेवल से 640 किलोमीटर हाइट पर है, समुद्र के स्तर से। एंड नेक्स्ट है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु के बारे में देखिए। प्राकृतिक वातावरण में एक बेसिक एलिमेंटों में से एक है क्लाइमेट। तो देखिए इसके बारे में बता रहे हैं आपको, क्लाइमेट के बारे में। श्रांत से सुनिए इस क्लाइमेट के बारे में। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? क्या आज धूप निकलेगा? कितनी ही बार हम अपने मुंह से ये शब्द सुने होंगे या जाने होंगे या कल्पना किए होंगे। तो मौसम वह है, इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यानी कि मौसम जो है, द वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस। कोई स्थान पर दिन मौसम जो है बदलते रहता है। तो आर्द्र है कि गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। और मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। कि क्या अब कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान हम लोग क्यों करते हैं? तो बताया है कि दोनों क्लाइमेट एंड वेदर सेम टेम्परेचर, प्रेशर, वाइंड और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इत्यादि सेम होते हैं। वेदर जो है मुख्यतः शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, जबकि जैसे कि दिन, सप्ताह, चाहे एक महीना या लिटिल लॉन्गर, जबकि क्लाइमेट जो है औसतन कंडीशंस पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है लॉन्ग पीरियड, मिनिमम 35 ईयर्स। जैसे कि बता रहा है टेम्परेचर, तापमान। तापमान के बारे में देखिए क्या बता रहा है कि तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायुमंडल में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। टेम्परेचर इज द टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर। वह वायुमंडल का तापमान होता है और वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, एंगल ऑफ हिज सन रे स्ट्राइक द अर्थ।
बताया कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है सेम मैनर पर, जिसका बताया है कि आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेता है आतपन कहलाती है। आतपन यानी कि सूर्य ताप। आतपन में होता है सूर्य ताप। तो सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से पोल की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। सबसे ग्लोब पर देखिएगा, नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। तो ऊपर वाले भाग जो हैं बर्फ़ से ढके रहते हैं। क्यों ढके रहते हैं? क्योंकि सूर्य की प्रकाश जो है उन पर नहीं पड़ती है, जिसके कारण जो है हमेशा बर्फ़ से जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ढका रहता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ की कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ड से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह टेम्परेचर मुक्त हो जाती है। तो नगर के भीड़ वाले बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो दूसरा है प्रेशर, दबाव। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा वायु का मिश्रण है। इट्स ऑन वेट, हवा में भी भार होता है। तो बता रहा है वायु दाब में कि वायु जो है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे शरीर, हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो एक चीज़ आपको बताते हैं। क्या? एक चीज़ कि आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, वहाँ वायु दाब भी नहीं है, एयर प्रेशर भी नहीं है। तो अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष ड्रेस पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। इसलिए वह अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, क्योंकि चांद पर हवा भी नहीं है और हवा का प्रेशर भी नहीं है। तो हमने बताया कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे शरीर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब एयर प्रेशर कहलाता है। तो एयर प्रेशर is defined as total weight of mass of column of air above per unit area at sea level। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब एयर प्रेशर कहलाता है। और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र के स्तर पर वायु दाब सबसे अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह दाब घटते जाता है। वायु का दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है
यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है और वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। नेक्स्ट टॉपिक है वाइंड, पवन। तो वाइंड इज द एयर इन द मोशन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु के जो वायु ब्लो करती है उसको हम पवन कहते हैं। तो आप पवन को काम करते देख सकते हैं, काम करते देख सकते हैं आप पवन को। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हुई हो। तो पवन के मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। 3 टाइप्स: परमानेंट वाइंड, सीजनल वाइंड्स एंड लोकल वाइंड्स। परमानेंट वाइंड्स यानी कि अस्थाई पवन। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थाई पवने। बता रहा है कि द वाइंड्स ब्लोइंग ऑलमोस्ट प्रायः इन द सेम डायरेक्शन, सेम दिशाओं में थ्रू आउट द सालों भर आर कॉल्ड प्रिवेलिंग या परमानेंट वाइंड्स कहलाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनवेरिएबल या प्लेनेटरी वाइंड्स। क्यों? क्योंकि दे इन्वॉल्व लार्ज एरिया ऑफ ग्लोब। ग्लोब के अधिकतर भागों को वो ढकते हैं। ये वाइंड्स में इंक्लूड ट्रेड वाइंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर वाइंड्स। बता रहा है कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थानीय पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशाओं में चलते रहते हैं, सालों भर। दूसरा है सीजनल वाइंड्स, जिसको कहते हैं मौसमी पवने, यानी कि ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवने, मानसून पवने, मानसून वाइंड्स, वाइंड्स विद सीजनल चेंज इन देयर डायरेक्शन आर कॉल्ड सीजनल वाइंड्स। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशाएं बदलते रहती हैं, उसे मौसमी पवने कहते हैं। थर्ड है लोकल वाइंड, जिसको कहते हैं स्थानीय पवने। ये वाइंड्स में बता रहा है ये किसी छोटे क्षेत्र में, these winds blow over a particular period of the day या year in a small area, for example land and sea breeze in coastal area, and it is a daily phenomena. Loo hot blows in northern India during summer, Chinook in USA, foliage in Switzerland and some other example of local winds। बता रहा है कि स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्र मीर, लैंड एंड सी ब्रिज, स्थल और समुद्र समीर। तो आप लोग अब देखे होंगे गर्म और शुष्क के दिनों में हवाएं जो चलती हैं जेठ के मौसम में, जिसे हम लोग लू कहते हैं। तो ये लोकल वाइंड्स हैं, नॉर्थर्न इंडिया में ये बहती हैं। तो लोकल वाइंड्स में बताया कि लू ब्लोज इन नॉर्थर्न इंडिया ड्यूरिंग समर, गर्मी के मौसम में, गर्मी के दौरान जो उत्तरी भारत में जो हवाएं चलती हैं वो लू कहलाती हैं। तो
भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोकल वाइन्स को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अब जैसे कि यूएसए में चिनॉक के नाम से जाना जाता है जो हवाएं चलती हैं। फोहेन स्विट्ज़रलैंड में। ये सब कुछ लोकल वाइन्स के उदाहरण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इतना ही अब वर्क कीजिएगा, इसको डिटेल्स से आप लोग चैप्टर्स को पढ़िएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।